हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर के बारे में। ठीक है, ये जो वीडियो है 11th क्लास के पोल साइंस सब्जेक्ट के लेसन 1 का सेकंड पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। सो देखते हैं वीडियो में आगे फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द रूल बुक फॉर अ स्टेट। इट सेट्स आउट द फंडामेंटल प्रिंसिपल बाय विच द स्टेट इज़ गवर्न। सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलूँ तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक रूल बुक होती है जिसके अंदर किसी देश की या किसी एरिया की गवर्नमेंट चलाने के लिए प्रिंसिपल्स मेंशन होते हैं या लिखे होते हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही भारत के संविधान के अंदर है। इसके अंदर भी कुछ आर्टिकल्स हैं, शेड्यूल्स हैं, लिस्ट्स हैं, उसके हिसाब से ही हमारी जो गवर्नमेंट है वो आगे काम करती है। ठीक है, फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसकी कुछ खासियत होती हैं, कुछ फीचर्स होते हैं, विशेषताएं हिंदी में बोल देते हैं। तो सबसे पहली विशेषता इसमें कि ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ये वर्ल्ड का। उसके 2-3 रीज़न है। सबसे पहला ज्योग्राफिकल रीज़न है कि भारत देश एक तो अपने आप में बहुत बड़ा है, यहाँ पे विविधता मिलती है। ठीक है, अलग अलग धर्मों के लोग मिलते हैं, तो काफ़ी विस्तार से उसमें बात की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, हमारा एक अधिकार भी है रिलीजियस, उसको लेके वो आगे हम देखेंगे। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, सेकंड रीज़न है इसके लंबे होने का या बड़े होने का, कि 1935 जो एक्ट था उसकी एक तरीके से कार्बन कॉपी बोल सकते हैं, वो है ये। थर्ड इसका जो रीज़न है वो ये है कि जो भारत का संविधान है वो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टेट के लिए भी और सेंटर के लिए भी। तो स्टेट गवर्नमेंट भी इसके अनुसार चलती है और सेंटर भी चलती है। कई देशों में ऐसा है कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं और सेंटर के लिए अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही है भारत में। ठीक है, एक और रीज़न इसमें मेंशन नहीं है, वैसे है कि भारत का जो संविधान है वो अन्य देशों के संविधानों में से कुछ कुछ प्रोविज़न्स उठाकर वो भी लिया हुआ है। वो लिस्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो फीचर है भारत के संविधान का वो ये है कि इसके अंदर जो वो है जुडिशरी है हमारी, वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। मतलब वो ना तो विधायिका के एग्जीक्यूटिव के अंडर में काम करती है, ना ही बिना किसी दबाव के स्वतंत्र रूप से अपने कार्य करती है। ठीक है, यहाँ पे जो सिस्टम है वो क्या है, वेस्टमिंस्टर सिस्टम है, मतलब कि पार्लियामेंट्री सिस्टम है। और गवर्नमेंट जो है हमारी उत्तरदायी गवर्नमेंट है, वो जो भी काम करेगी उसको जवाब देना पड़ेगा। जैसे हमारे जो मंत्रिमंडल है वो लोकसभा के प्रति जवाबदेह होते हैं। ठीक है, अकाउंटेबल होते हैं। ये एक पॉइंट छूट गया था इसमें, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। भारत का जो संविधान है वो रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। ठीक है, रिजिड कैसे है, इसमें कुछ प्रोविजंस हैं, जैसे कि बेसिक जो स्ट्रक्चर है भारतीय संविधान का उसको हम चेंज नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी हुई है। ठीक है, और ये फ्लेक्सिबल कैसे है, जैसे इसमें सुधार होते रहते हैं, अमेंडमेंट्स होते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो उस तरीके से फ्लेक्सिबल है। आर्टिकल 368 के तहत इसमें हम क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन इसके बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। ये बात इम्पोर्टेंट है, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट फीचर क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स है सिटीजन्स के लिए। तो हमारे फंडामेंटल राइट्स कितने हैं वो साइड में चार्ट लगा रखा है। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन,
कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ये 1 बाय 1 आगे के चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल इतना ध्यान रखना कि ये 6 राइट्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स भी हैं। इनका काम क्या होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट का, कि इन्हीं के अनुसार कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंटर गवर्नमेंट अपने रूल्स और रेगुलेशंस या पॉलिसीज़ बनाती हैं। ठीक है, ये लीगली एनफोर्सिबल नहीं होते। जैसे कि अगर फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करें हम, तो फंडामेंटल राइट्स अगर मेरे कोई अधिकारों को का उल्लंघन करता है या मेरे को अपने अधिकारों को यूज़ नहीं करने देता, तो मैं कोर्ट में जा सकता हूँ, ठीक है, उनको लेकर। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट अगर टूटते हैं, मतलब गवर्नमेंट अगर फॉलो नहीं करती, तो वो न्याय के लिए हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट में मादक पदार्थों पर रोक के लिए जो राज्य है वो प्रयास करेंगे, एक ये प्रोविज़न है। लेकिन कुछ स्टेट्स में तुमने देखा होगा कहीं कहीं पे तो बैन है, ठीक है, ये वाइन एंड बियर्स वगैरह। लेकिन कुछ स्टेट्स में ये चीज़ें क्या होती हैं, अलाउड है, जैसे दिल्ली अलाउड है। ठीक है, तो हम क्या है, इसको लेके कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि ये क्या है, लीगली एनफोर्सिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये जो हैं भारत के संविधान में, ये सोवियत संघ के संविधान से ली गई थी। ठीक है, ये कुल मिला के 10 या 11 हैं। आप आगे चैप्टर्स में इसको डिस्कस करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, ये हर नागरिक का कर्तव्य होता है कि अपने देश के प्रति वो कुछ मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाए। जैसे 1-2 एग्जांपल मैं बता देता हूँ। उसमें ये है कि तिरंगे का हम सम्मान करेंगे, ठीक है, हम अपनी विरासत या अपने जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, और उनकी जो उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है, ठीक है, तो उनके बारे में अध्ययन करेंगे, या ये सब चीज़ें हैं, वो आगे हम देखेंगे। ठीक है, इंडिया क्या है, एक सेक्युलर स्टेट है। सेक्युलर स्टेट कैसे है, यहाँ मतलब कि इसको हिंदी में बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष। सेक्युलर स्टेट में क्या होता है कि अगर आपने देखा होगा बहुत सारे धर्म हैं इंडिया में, ठीक है, बहुत सारे धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब। लेकिन जो स्टेट है हमारा, वो कभी भी रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर नहीं करता। ठीक है, यानी कि उसकी नज़रों में जितने भी धर्म हैं वो क्या हैं, शून्य हैं। ठीक है, ज़ीरो हैं, वो किसी का फेवर नहीं लेगा, और रिलीजियस मैटर में वो इन्वॉल्व भी ना के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फीचर है, ये है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, या इसको यूनिवर्सल फ्रेंचाइजमेंट भी बोलते हैं। जैसे कि हमने हिंदी में इसको बोलते हैं सार्वभौमिक मताधिकार। भारत के संविधान में ये प्रोविज़न है कि 18 साल से ऊपर की उम्र का कोई भी व्यक्ति, चाहे महिला हो, पुरुष हो, विकलांग हो, छोटी जाति, कोई भी जाति हो, उसकी कोई भेदभाव नहीं है, बिना भेदभाव के उसको वोट देने का अधिकार है। ठीक है, और अपना नेता चुनने का अधिकार है। नेक्स्ट क्या है फीचर, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सिंगल सिटीजनशिप का जिक्र है। विश्व के कुछ दूसरे देश हैं, जैसे अमेरिका हो गया, यहाँ पे ड्यूअल सिटीजनशिप चलती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ, भारत में अगर कोई बंदा मुंबई में रह रहा है, लेकिन वो बाद में दिल्ली में शिफ्ट कर जाता है, तो एक ही सिटीजनशिप चल रही है उसको। ऐसा नहीं है कि बार बार एक पहले मुंबई की सिटीजनशिप लेनी पड़ी, फिर उसको दिल्ली की लेनी पड़ रही है, ऐसा नहीं है। वो फ्रीली मूव कर सकता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट। ठीक है, लेकिन अमेरिका में क्या है, एक तो सेंटर की सिटीजनशिप है जो पूरे अमेरिका की है, लेकिन एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने के लिए भी सिटीजनशिप होती है वहाँ पर। ठीक है, जैसे कोई अमेरिका के एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा तो वहाँ पर भी सिटीजनशिप का रूल अप्लाई होता है। ड्यूअल सिटीजनशिप चलती है, दोहरी नागरिकता बोलते हैं उसको हिंदी में। यहाँ पर भारत में एकल नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप चलती है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फीचर है वो है इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज़। कुछ अथॉरिटीज़ जो भारत में हैं
भारतीय संविधान में, जैसे यूपीएससी हो गया, इससे सिविल सर्वेंट्स यानी कि ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस, आईपीएस ये चुने जाते हैं। ये क्या है, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। इसके अलावा सीएजी, ये जो कंट्रोलर जनरल ऑफ कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सॉरी, ये जो हैं ये भी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी में आ जाते हैं। पीसीएस, पब्लिक सिविल सर्विसेज बोर्ड्स होते हैं अलग अलग स्टेट्स में, ठीक है। इसके अलावा भी काफ़ी सारी अथॉरिटीज़ हैं, वो भी इंडिपेंडेंट है इंडिया में। नेक्स्ट देखते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस के आर्टिकल्स है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 प्रोविजंस हैं। सबसे पहला है आर्टिकल 352 में, जब कोई बाहरी आक्रमण होता है या सशस्त्र विद्रोह हो जाता है तब यह लागू होता है। एक आर्टिकल 356 है, जब राज्य में संवैधानिक शासन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार नहीं चल पाता तब हम बोलते हैं कि आर्टिकल 356 लागू कर दिया, यानी कि इसको प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं, ठीक है। आर्टिकल 360 आज तक भारत में लागू नहीं हुआ है, लेकिन इसको फाइनेंशियल इमरजेंसी बोलते हैं, वित्त आपात। जैसे आपने अभी हाल ही में देखा होगा श्रीलंका में कंडीशन हो रखी है, काफ़ी महंगाई हो रखी है, ठीक है, पैसा है नहीं कर्ज चुकाने के लिए। तो भगवान ना करे इन फ्यूचर कभी भारत में ऐसी कंडीशन आती है तो ये वाला प्रोविज़न लागू हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो 3 टियर गवर्नमेंट होती है। 3 टियर गवर्नमेंट कैसे होती है? सबसे पहले यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट होती है, इसको सेंटर गवर्नमेंट भी बोलते हैं या संघ सरकार भी बोलते हैं या केंद्रीय सरकार भी बोलते हैं। फिर उसके बाद होती है स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। फिर उसके नीचे होती है लोकल गवर्नमेंट्स, ठीक है, स्थानीय सरकारें बोलते हैं। स्थानीय सरकारों में अगर गाँव में होगी तो पंचायत के वो आपने देखे होंगे, इसमें नीचे चार्ट में दिख रहा है। पंचायत के बाद डिस्ट्रिक्ट पंचायत, इंटरमीडिएट पंचायत, फिर विलेज पंचायत। लेकिन अगर शहर की बात करें तो शहर में होती है नगर पालिका, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल, नगर पंचायत, ठीक है। इस तरीके से मॉडल होता है, 3 टियर का मॉडल। सबसे पहला होता है केंद्र सरकार मतलब कि यूनियन गवर्नमेंट, फिर होती है स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकारें, फिर होती है स्थानीय सरकारें जो राज्य सरकारों के अंडर में आती हैं, ठीक है। इस तरीके से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चलता है। इसके बाद भारतीय संविधान की कुछ कमियां भी हैं, या क्रिटिसिज्म बोल देगा, आलोचना कीजिए हिंदी में, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बोलते हैं ये बोरोइंग कॉन्स्टिट्यूशन है। बोरोइंग मतलब होता है किसी से उधार लिया गया है। जैसे मैंने पहले बताया था कि भारत का संविधान क्या है, काफ़ी बड़ा है, तो इसमें से विश्व के कई दूसरे संविधानों में से प्रोविजंस उठा के ऐड किए गए हैं, ठीक है। उसका जो चार्ट है या डिस्कशन है वो नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। और क्या है भारत का सेकंड क्रिटिसिज्म क्या है इसका, कुछ जो आलोचक है वो यूँ बोलते हैं कि ये जो भारतीय संविधान है ये 1935 के एक्ट की बिल्कुल कार्बन कॉपी है। जैसे एक एन श्रीनिवासन ने बोला था, बोथ द लैंग्वेज एंड द कंटेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ कॉपी ऑफ द 1935 एक्ट। ये एन श्रीनिवासन ने बोला हुआ है, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए तो कोट कर देना। नेक्स्ट जो क्रिटिसिज्म है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो ये है कि कुछ लोग इसको बोलते हैं कि ये एंटी हिंदू है। एंटी हिंदू क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो सोचते हैं कि हम तो चाहते थे हिंदुत्व के ऊपर संविधान, या हम तो चाहते थे भारतीय तरीक़ों से संविधान बने, लेकिन बना नहीं वैसा। तो एक वो हुआ करते थे संविधान सभा के मेंबर के हनुमंथैया, उन्होंने बोला वी वांटेड सितार और वीणा बट आर लिसनिंग टू इंग्लिश बैंड। हम चाहते तो क्या थे, सितार और वीणा, लेकिन सुन क्या रहे हैं, इंग्लिश बैंड। ये उन्होंने एक व्यंग किया था भारतीय संविधान के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है हमने पहले भी बताया है कि भारत का जो संविधान है वो क्या है, काफ़ी बड़ा है। उसके बाद नेक्स्ट क्रिटिसिज्म क्या है, इसके अंदर जो लैंग्वेज है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक क्या है, एडवोकेट के लिए
मतलब सूटेबल है। आम बंदा या आम जो इंसान है उसके समझने के लिए थोड़ी सी मतलब नॉलेज की ज़रूरत है। तो इस वजह से मशहूर जो इंग्लिश लॉयर थे आइवर जेनिंग्स, उन्होंने बोला कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लॉयर्स पैराडाइज है, मतलब वकीलों का स्वर्ग है ये। ठीक है, इसको भी कोट कर सकते हो एग्ज़ाम में आंसर लिखते वक्त। कुछ लोग बोलते हैं कि ये एंटी गांधी है। गांधी तो चाहते थे कि जो संविधान है वो बने किसके, विलेज के लेवल पर, लेकिन संविधान बना का कौन रहा है, ये ऊपर के लेवल पे बन रहा है। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई डाउट है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।